नमस्कार। दोषदृष्टिर्भवेत् वैद्यः इस श्रृंखला का ये चौथा व्याख्यान है। अब तक हमने दोष दृष्टि इसका एक रंगपटल कैनवास देख लिया, कितना है, कितना बड़ा है, कितना व्यापक है। उसके बाद हमने क्षय और प्रकोप और उसके अनुषंगिक कुछ संकल्पना समझ ली। प्रकोप पर बातें करते हुए हमने क्षयपूर्वक प्रकोप, अक्षयपूर्व प्रकोप, संसर्ग, सन्निपात, क्षय, अनुत्पाद रूप क्षय, इतनी सब संकल्पनाओं को स्पर्श किया। अब आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो प्रवास का स्थानक है उसका नाम है प्रसर। क्षय, प्रकोप और तीसरा स्थानक है प्रसर। यह तो स्पष्ट है, गृहीत पक्ष है कि जब क्षय और प्रकोप की उपेक्षा होगी, वैद्य से हो या रुग्ण से हो, तभी ये प्रसर की अवस्था आ जाएगी। यानी प्रसर का निदान जब करेंगे हम, तब हमें क्षय और प्रकोप की उपेक्षा का ग्रहण करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। तो प्रसर अवस्था का एक कैलासवासी बिंदु माधव जी कट्टी एक लौकिक दृष्टांत देते थे। जैसे कि पिछले व्याख्यान में मैंने बताया कि सिग्नल पर खड़े होकर जब लाल दिया लगता है तो बड़ी शांति से खड़े होते हैं। जब पीला दिया लगता है तो पीछे से हॉर्न जोर जोर से, या सिग्नल पर आगे खड़े होके वो जोर जोर से एक्सीलेटर बोंग 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 करते हैं। तो ये जो उन्मार्गगामिता है उसको प्रकोप बोलते हैं। और एक बार हरा सिग्नल मिल गया तो झटके से निकल जाना, ये हुआ प्रसर। एक टिपिंग पॉइंट तक बैठे हैं। जो सिग्नल पर एक टिपिंग पॉइंट आता है उसका नाम है हरा सिग्नल, और झटके से निकल जाता है तो उसको कहते हैं प्रसर की अवस्था। प्रसर का एक तो टिपिंग पॉइंट है। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, थोड़ा परिहास है उसमें। क्लिनिक समाप्त करके घर पे आ रहा था तो एक रास्ते में कुछ मंत्री महोदय जाने वाले थे, इत्तेफाक रास्ता बंद कर दिया था। गणपति के दिन थे। हमारे पुणे के गणपति जरा अलग होते हैं, गणपति का माहौल अलग होता है। तो सम्माननीय मंत्री महोदय किसी गणपति को जाने वाले थे तो रास्ता बंद कर दिया था। अब 2-4 मिनट तो लोगों ने सह लिया, लेकिन मैं तो आगे ही खड़ा था। 5 मिनट तक लोगों ने सहन कर लिया और उसके बाद किसी एक ने जोर से आवाज़ लगाई, गणपति बप्पा मोरया। और जो ट्रैफिक चल पड़ी, तो बाद में पता चला कि मंत्री महोदय को 10 मिनट रुकना पड़ा। तो ये एक प्रसर की अवस्था होती है, कंट्रोल नहीं होती, एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है। ये तो एक लौकिक दृष्टांत हो गया। अभी क्षय, प्रकोप और प्रसर में क्या अंतर है? तो क्षय और प्रकोप ये सिर्फ काल सापेक्ष अवस्थाएं हैं, लेकिन प्रसर इसमें एक देश का कंपोनेंट आ जाता है, क्योंकि दोष अपने बलानुसार इतस्ततः फैल जाता है।
तो एक देश का उसमें समावेश होता है। क्षय और प्रकोप में सिर्फ काल का ही एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि आशय तक सीमित था प्रकोप, लेकिन प्रसर में दोष इतस्ततः फैलते हैं, तो एक देश विचार भी उसमें समाविष्ट हो जाता है। सुश्रुत जी कहते हैं, तेषाम एभिर आतंक विशेष ही किण्वोदक पिष्ट समवेतानाम योदरिक्तानाम प्रसरो भवन्ति। इडली का जो पिष्ट बनाते हैं, उड़द की दाल चावल रात भर रखते हैं, तो सुबह उसमें एक उफान आ जाता है, उसी का दृष्टांत देते हैं। किण्व उदक पिष्ट समवेतानाम एवं उद्रिक्तानाम, उद्रिक्त ऊपर की दिशा में फैल जाना, इस दिशा से प्रसर होता है, ऐसा सुश्रुत जी ने दृष्टांत दिया है। सुश्रुत सूत्र स्थान 21 अध्याय 28वां श्लोक। तो इस दृष्टांत से कुछ बातें स्पष्ट होती है। वो ऐसी है कि जगह छोड़कर बाहर जाने की वृत्ति आ जाती है। दूसरी बात, जब तक हेतु रहेंगे तब तक ये प्रसर रुकने वाला नहीं। तीसरी बात, हेतु बलानुसार ये प्रसर का स्वरूप होगा। जैसे लौकिक दृष्टांत में देखें तो नदी को बाढ़ आ जाती है, दोनों तरह, इसको लैटरल बोलते हैं, उस तरह वो उसका बाढ़ फैल जाता है। समुद्र में उफान आता है, बाहर की दिशा में उफान आता है। जो कुएं हैं उनका पानी ऊपर आके बहने लगता है, सभी फैलते हैं उसको। तो इस तरीके से ये जो लौकिक दृष्टांत है, नदी दोनों तरफ फैलती है, समुद्र एक ही दिशा में फैलता है, और कुएं का पानी जो सभी दिशा में फैलता है। कुएं का पानी फैलने का बल कम होता है, नदी का थोड़ा ज़्यादा होता है, समुद्र का अत्यधिक होता है। तो इस तरीके से देश और काल की एक विचार हमें इस अवस्था में करना पड़ता है। सुश्रुत जी प्रसर के 15 प्रकार बताते हैं। चार्ट आपके सामने देख लीजिए, 15 प्रकार है ये। सुश्रुत जी ने कहा है तो उसमें रक्त भी है, तो इस 15 प्रकार आप देख लीजिए। इस 15 प्रकार से प्रसर होता है। अब सुश्रुत जी कहते हैं, कृत्स्ने अर्धे अवयवे वापि यत्रांगे कुपितो वृषम दोषो विकारो नभसि मेघवत् तत्र वर्षति। कृत्स्ने अर्धे अवयवे वापि यत्रांगे कुपितो वृषम दोषो विकारो नभसि मेघवत् तत्र वर्षति। कृत्स्न पूर्ण या अर्धे अवयवे व यत्र अंगे कुपितो वृषम, जिस अंग में कुपित हो जाएगा, तत्र दोषः वर्षति। कथम वर्षति? नभसि मेघवत्, आकाश में जैसा मेघ वर्षाव करते हैं उस तरीके से ये दोष वहाँ पे वर्षाव करता है। अब ये फैलना जो है, दोषों का इतस्ततः फैलना, उसके लक्षण तो दिए हैं, प्रसर के लक्षण दिए हैं दोषों के, लेकिन वो उस तक सीमित नहीं है। जैसा कि प्रकोप में हमने देख लिया कि सिर्फ दोषों के अपने अपने प्रकोप के लक्षण को ध्यान रखकर काम नहीं चलता, तो संसर्ग और संधिपात लक्षण को भी ध्यान में रखना पड़ता है उसी संकल्पना के आधार। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एक स्टेशन पर रुकते हैं और 4-5 वहाँ के मंदिर हो, या कुछ दिल्ली में गए तो चलो ताजमहल भी देख लेते हैं, मथुरा भी जाकर आते हैं। ऐसा जब करते हैं, रुकते हैं दिल्ली में ही, लेकिन यहाँ जाके आते हैं, वहाँ जाके आते हैं। दक्षिण में अगर गए, शिरसे में रुके तो मुरुडेश्वर भी करके आते हैं एक दिन,
एक दिन वो और एक मंदिर है बनवासी करके मंदिर है, वो देख के आते हैं। एक दिन मोसोसरलिंगम देख के आते हैं। रुकते शिरसी में, कर्नाटक में। ऐसे ही हम उसको आधार पे रखते हुए अलग अलग संकल्पना देख रहे हैं। तो इसके बीच में ही जो फैलना है उसमें ही गतत्व और स्थितत्व संकल्पनाएं साथ आती है। गतत्व और स्थितत्व की संकल्पना साथ आती है। गतत्व यानी कि दोष जाते हैं और वहाँ पे लक्षण उत्पन्न करते हैं। दोष यहाँ से निकले, किसी अवयव पे चले गए और वहाँ पे लक्षण उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, एक बर्निंग फीट सिंड्रोम बहुत प्रचलित है। तो इस बर्निंग फीट सिंड्रोम में क्या होता है कि कोष्ठका पित्त पाद में जाकर एक बर्निंग दाह युक्त वेदना करता है। तो ये गतत्व है। अब स्थितत्व दोष संकल्पना भी है उसमें। उसमें क्या है कि दोष तो जाते हैं, लेकिन अगर उस जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे पहले से अगर कोई विकृति उत्पन्न हो तो इस विकृति को बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, चरक सूत्र स्थान 18वें अध्याय में ये श्लोक है, यस्य प्रकुपितम रक्तम सरक्तम त्वचि सरपति, यस्य प्रकुपितम रक्तम त्वचि सरपति, यस्य प्रकुपितम पित्तम सरक्तम त्वचि सरपति, शोभा सरागम जनयत विसर्पस्य जायते। अब ये रक्त की कुछ न कुछ विकृति है, उसमें प्रकोपित पित्त मिल गया तो ये इकट्ठा होके शोभा सरागम जनयत, उसके बाद उसको विसर्प हो जाता है। तो ये प्रसर के दो परिणाम हैं। प्रसर के अपने लक्षण हैं, जहाँ पे दोष प्रकोपित होके प्रसर हो गए वहाँ पे कोई अगर समस्या नहीं है तो भी वो उत्पन्न कर देते हैं। इसको बोलते हैं गतत्व। और प्रकोपित हो गए, प्रसारित हो गए और वहाँ पे जहाँ गए वहाँ पे कोई दिक्कत हो, प्रथमता है तो उस दिक्कत को बढ़ाया तो बोलते हैं स्थितत्व। अब ऐसा है कि गतत्व आमाशयगत वात, इस पर मैंने कम से कम 2 घंटे का लेक्चर मैंने दिया था, लेकिन आज सिर्फ हमें एक थोड़ा सा स्पर्श करके जाते हैं कि आमाशयगत वात कैसे होता है, उसके लक्षण कैसे दिखाई पड़ते हैं, इसका विवरण मैंने पूरे 2 घंटे तक किया था। अगर ज़रूरत हो तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी स्पर्श करते हैं और जान लेते हैं कि प्रसर अवस्था में प्रसर, गतत्व, स्थितत्व, इन संकल्पनाओं के भी समझने की ज़रूरत है। तो प्रसर के 2 परिणाम हमने देख ली, गतत्व है, स्थितत्व है। तीसरा एक परिणाम और होता है, उसका नाम है लीन दोष। यानी कि प्रसर तो होता है लेकिन हेतुओं का बल इतना कम होता है कि एक उफान आ गया, जिसे बाढ़ आ गए, आजू बाजू के खेतों में पानी चला गया और बाढ़ का पानी आना रुक गया। जैसे अभी मेरे घर के पास ही होता है। मेरे घर के पास नदी है, छोटा नाला भी है। तो जब थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है या जो हमारे घर के थोड़ी सी क्या कह सकते हैं पश्चिम दक्षिण दिशा में एक बांध है, डैम है खड़कवासला, वहाँ की कैचमेंट एरिया में अगर पानी ज़्यादा आ गया तो छोड़ देते हैं, उसका विसर्ग होता है।
और उसके कारण ये थोड़ी सी क्या कह सकते हैं परतंत्र बाढ़ आ जाती है। तो खड़क वासला का पानी आ जाने से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है और उन्होंने छोड़ना बंद कर दिया तो वो रुक जाती है। लेकिन फैलने के बाद ये जो नदी के पास वाला थोड़ा सा एरिया है, ग्रीनरी रहती है वहाँ पे, या नाले के पास थोड़ा पार हमारी बिल्डिंग का जो एक थोड़ा सा एरिया लगता है, एक 50 फुट तक एरिया है कि नाले के पास है हमारे सोसाइटी के। तो जब बाढ़ आती है तब वहाँ पे पानी आ जाता है और यह बाढ़ या परतंत्र बाढ़ रुक गई तो वो पानी वापस चला नहीं जाता, वो उधर ही रुक जाता है। ऐसे जब दोष रुक जाते हैं उसको कहते हैं लीन दोष। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर वापस वो बाढ़ आ गई तो ये पानी अपने करतूत दिखाएगा, नहीं आई तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये अगली बाढ़ आने तक या नेचुरली सूख जाने तक ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो अभी तो यहाँ पे सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है, तो अभी जो पानी रुका है वहाँ पे मच्छर हो जाएंगे क्योंकि पानी बह नहीं रहा। इसको बोलते हैं लीन दोष। पानी यहाँ पे आ गया लेकिन रुक गया, वो चला भी नहीं गया, सूख भी नहीं गया, इसको कहते हैं लीन दोष। चरक जी कहते हैं तत्रस्थाश्च विलंबन्ते कदाचित न समीरिताः न नादेश काले गोप्यन्ति भूया हेतु प्रतीक्षण। हेतु की प्रतीक्षा करते रहते हैं दोष, लीन दोष। तो ये तीसरी अवस्था आ गई, गतत्व, स्थितत्व और ये लीन दोष। तो प्रसर के अध्याय में ही, प्रसर की अधिकरण में ही हमको गतत्व, स्थितत्व तथा लीन दोषों की चर्चा करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। अधिक अध्ययन के लिए मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूँ। चरक चिकित्सा 8वें अध्याय में 15वां सूत्र आया है, सहस्रज राजयक्ष्म। उसमें कहा गया है कि वायु प्रकोपितो दोषौ उदीर्य उभौ प्रधावती। वायु प्रकोपितो दोषौ उदीर्य उभौ प्रधावती। अब इसका कहने का तात्पर्य है कि वात का क्षय रूप हो या अक्षय रूप प्रकोप होता है, वो पित्त कफ को उदीरित करता है, यानी बलपूर्वक ऊपर खींच लेता है। उदीरित, ऊपर की दिशा सूचित करता है और ऊर्ध्व की दिशा में लेकर जाकर जहाँ पे वो फैलता है वहाँ पे विविध व्याधियों का निर्माण करता है। अगर कंठ में चला गया अलग व्याधि करेगा, सिर में चला गया अलग व्याधि करेगा, नेत्र में चला गया, कान में चला गया, अलग अलग व्याधि का निर्माण होगा। ये प्रसर की एक सूचना है, गतत्व स्थितत्व की भी ये सूचना है। अब विशेष विचार क्या है इसमें? तो वात कभी उदीरित करता है, कभी समीरित करता है। अब ऐसा लगता है कि व्याकरण सीखने की क्या ज़रूरत है? तो उद ये जो है वो ऊपर की दिशा सूचित करता है। समीरित यानी कि वो थोड़ा सा बल कम होने की सूचना देता है। ईरित करता है, प्रेरण करता है, लेकिन ऊपर की दिशा इसका आग्रह नहीं है। इसमें फैलने की सूचना है, किसी भी दिशा में फैलने की सूचना है, लेकिन ऊपर की दिशा का आग्रह नहीं है। उदीरित में ऊपर की दिशा का आग्रह है। समझ में आया? इसी के आगे कहते हैं रसः श्रोतेषु रुद्धेषु स्वस्थानस्य विधीयते। रसः, ये जो सहस्रज राजयक्ष्म की चर्चा रही उसी में, रसः श्रोतेषु रुद्धेषु स्वस्थानस्य विधीयते। अब यह प्रसर की तथा लीन दोषों की चर्चा है। तो संक्षेप में आज हमने ये प्रसर नाम का तीसरा स्थानक, यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके। यहाँ पे हमने गतत्व, स्थितत्व, लीन दोष, इन सभी की थोड़ी एक प्राथमिक
चर्चा कर ली, थोड़ा उनको स्पर्श किया। वास्तविक ऐसा है कि इन एक एक संकल्पनाओं को लेकर भी दो चार व्याख्यान हो सकते हैं, लेकिन सामान्य परिचय अभी कर लेते हैं, विशेष परिचय बाद में करेंगे। क्योंकि क्या होता है, जो लोग पेशेंट देखते हैं उनको ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए संकल्पना स्पष्ट कर लेना ही पहले ज़रूरत है, ताकि उस संकल्पना के आधार पर वो रुग्णों का परीक्षण कर सके। एक बार संकल्पना आपकी स्पष्ट हो जाए, क्या देखना है रुग्ण में, कैसे देखना है, क्या परीक्षण करना है, ये अगर आपका स्पष्ट हो जाए तो अगली अनेक बातें स्पष्ट हो जाती है। इसलिए पहले संकल्पना स्पष्ट। तो अभी ये प्रसर स्थानक पर हम रुके, गतत्व, स्थितत्व, लीन दोष, इनका विचार कर लिया। अभी इसी में और एक संकल्पना आती है, इसी प्रसर के स्टेशन पे ही आती है, उसका नाम है आवरण विचार। तो आवरण विचार अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। मेरे गुरुजी वैद्य रमेश नानल जी ने एक छोटी पुस्तिका भी लिखी है, उनके बहुत सारे लेख भी प्रसिद्ध है। पुस्तिका अगर उनके उपलब्ध होगी तो ज़रूर मिल जाएगी। आप सत्यव्रत जी से संपर्क कीजिए, वहाँ पे शायद वो वेबसाइट पर आपको मिल सकती है पुस्तिका अगर है तो। और मधु जीवन जो हमारे गुरुजी का एक अद्भुत प्रकाशन था, उसमें गुरुजी के, रमेश जी के बहुत सारे लेख आवरण पर विषय पर है, वो भी आप देख लीजिए। तो अगली बार हम, स्टेशन यही है हमारा प्रसर, लेकिन आवरण की बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वाले व्याख्यानों की भी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।